आगे की बात सुनते हैं गौर से। आपके पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एच, और ये एच कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। आपके पास एच है और एच कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। आपके पास यहाँ पे h की वैल्यू होती है 6.625, और 6.625 आपके पास कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारे पास 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। अब आगे की बात सुनिएगा। आपके पास एक कहलाता है फैक्टर जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। आपके पास एक फैक्टर कहलाता है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। आपके पास एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, और रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं एच कट से। इसको बोलते हैं एच कट। एच बनाया और एच के ऊपर कट लगा दिया, एच बना एच के ऊपर कट लगा दिया, एच बना एच के ऊपर कट लगा दिया, एच बना एच पे कट लगा दिया, एच बना एच पे कट लगा दिया। बहुत सारे बच्चे समझते हैं सिंबल इसका ऐसा है, कुछ समझते हैं कोई साइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं एच कट। एच कट का मतलब रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि ये एच है और इसके ऊपर अगर हम ऐसे एक टिल्टेड या इंक्लाइंड लाइन लगा दें, अगर आपके पास ये एच है और अगर इस एच के ऊपर, अगर आपके पास ये एक एच है और इस एच के ऊपर अगर एक ऐसी टिल्टेड लाइन लगा दी जाए तो इसको बोला जाता है एच कट। ये एच कट कहलाती है, और एच कट हमारी आम जबान में कहलाता है क्या? रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। अब रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर होता है किसके? h अपॉन 2 पाई के। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h कट h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h कट h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यानी कि हम h अपॉन 2 पाई को h कट सपोज करते हैं। ये जो h अपॉन 2 पाई पूरा कांस्टेंट है, ये जो h अपॉन 2 पाई पूरा कांस्टेंट है, इसको हम क्या सपोज करते हैं? h कट। h अपॉन 2 पाई पूरा कांस्टेंट है, इसको हम सपोज करते हैं क्या? h कट। और ये h कट रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, h की वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और पाई का मतलब होता है 3.142। तो इसको सॉल्व करने के ऊपर, इसको सॉल्व करने के ऊपर मेरे पास आंसर आएगा 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको सॉल्व करने के ऊपर मेरे पास आंसर आएगा 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको सॉल्व करने के ऊपर मेरे पास आंसर आएगा 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एक वैल्यू थी, ये एच कट की वैल्यू, वो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये एक नया पॉइंट है मिस ना हो। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन ले, मैंने आपसे आज की क्लास में अभी क्या बात बोली है। मैंने आपसे एक बात बोली कि हमारे पास h की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की एक छोटी वैल्यू भी होती है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की छोटी वैल्यू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाती है, जिसको h कट से डिनोट किया जाता है। h बनाते हैं उसके ऊपर कट, तो ये h कट कहलाता है, और h कट h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी जगह पे h की वैल्यू आ गई, और 2 पाई कांस्टेंट है, उसकी जगह पे 2 पाई की वैल्यू आ गई। जब आपने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व किया तो आपको रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट का आंसर मिला 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। अब इनकी वैल्यूज कंपेयर कर लें, दिस इज 6.62, दिस इज 1.05, और आपके पास 1.05 इज लेस देन 6.62, तो तभी इसको बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। तभी इसको बोला जाता है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला फरामोश मत कीजिएगा, इसका फॉर्मूला फरामोश मत कीजिएगा। कितनी बार बोल दिया मैंने? 2 बार, तीसरी बार बोल रहा हूँ।
इसका फॉर्मूला फरामोश मत कीजिएगा, इसका फॉर्मूला है एच कट बराबर है h/2 के। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई। अब एक टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट, ठीक है। डेरिवेशन छोटी सी है लेकिन बातें 10,000 है, अभी बता रहा हूँ। डेरिवेशन छोटी सी है लेकिन बातें 10,000 है, और वो 10,000 बातें ही काम की होती हैं एमसीक्यूज में। अगर वो 10,000 बातें सीख ली और डेरिवेशन का मसला नहीं उतरा टटा के आई जाती है, मसला है बातों का। आपको निकालना है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट, यानी कि हाइड्रोजन ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास एक सबसे सिंपलेस्ट एटम कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन इज अज्यूम टू बी अ सिंपलेस्ट एटम, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। मुझे निकालना है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, और रेडियस आपके पास होता है सेंटर से लेके न्यूक्लियस से लेके सरकमफेरेंस तक का फासला। यानी कि अगर आपके पास मौजूद है इस वक्त ये एक सर्कल, तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक क्या कहलाता है, रेडियस, उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे ये मौजूद है हाइड्रोजन एटम, तो ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और इसके साइड में मौजूद है आपके पास एनर्जी शेल। आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है रेडियस, मुझे आपके पास ये रेडियस निकालना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेडियस का एक जनरल फार्मूला अप्लाई करना है, और मुझे रेडियस का जनरल फार्मूला क्या निकालना है, यानी कि जिसमें मैं सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू डालूं और मुझे हर ऑर्बिट का रेडियस मिल जाए। हाइड्रोजन के अंदर 10,000 ऑर्बिट हैं, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ऑर्बिट का रेडियस मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ऑर्बिट का रेडियस मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ऑर्बिट का रेडियस मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ऑर्बिट का रेडियस मिले। तो किसी भी ऑर्बिट का जब मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला आए जिसमें मैं सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करूँ और मुझे उस ऑर्बिट का रेडियस मिल जाए। तो मुझे एक जनरलाइज फार्मूला निकालना है, मुझे एक जनरलाइज फार्मूला निकालना है। अब जनरलाइज फार्मूला निकालने के लिए मुझे आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहले तो मेरी बात कोई ध्यान से सुनिएगा। आपके पास मैं डायग्राम्स बहुत बनाता हूँ और लेक्चर मचाने में मैं गंदगी बहुत मचाता हूँ, ये बच्चों को पता है। ये साफ सुथरा काम होगा वो आपको नजर आ जाएगा कौन सा साफ सुथरा काम है। तो मेरे पास अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर मौजूद है एक प्रोटॉन और यहाँ पे मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतने चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो इन दोनों के चार्ज को हम नाम देंगे ई का, इन दोनों के चार्ज को हम क्या नाम देंगे, ई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि एक चार्ज है मेरे पास प्रोटॉन का और एक चार्ज है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम। तो हमारे पास हमें पता है दोनों पे चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जितना ये चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे उतना ही ये चार्ज पॉजिटिव होता है। तो वी आर जस्ट कंसर्निंग हियर मैग्नीट्यूड्स, वी आर नॉट कंसर्निंग इट्स साइन। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम। तो मैंने दोनों के चार्ज को किसका नाम दिया, ई का। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, और हम 10 बार ये बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में कि दो चार्जेस के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब एक तो इन दोनों पे लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसी ने कहा क्या यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी मास है प्रोटॉन का भी मास है, तो अगर इन दोनों के मासेज हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी तो एक्ट कर सकती है। तो आपने बोलना है नहीं, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। उसने पूछा क्यों, तो आपने बोलना है क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इनके मास के मुकाबले में कई 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 गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है
वो इनके मास के मुकाबले में कई 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 गुना ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा होती है फोर्स उसी की लगती है। तो इन दोनों का चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए इन दोनों पे कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों पे कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आपके पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त ये एक प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि इसको सर्कुलर पाथ में कौन घुमा रहा है? सर्कुलर पाथ में इसको जो फोर्स घुमा रही है वो घुमा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद रखिएगा, यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ये जुमला कोई 5 बार बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती। कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम में भी दिया, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। अब वो अलग बात है कि अगर वो भूल गए हो, कोई मसला नहीं, दोबारा ले लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से क्रिएट नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स सेल्फ जनरेट नहीं होती। इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सम अदर फोर्स। इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरी बात याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर सकती हैं, तो आपको पता है, आप लोग बताने में हिचकिचाते हैं, पता सबको होता है। आपको पता है कि अगर ये मौजूद है सन, तो सन की अराउंड मौजूद है अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स। सन का क्या है? मास। अर्थ का क्या है? मास। मास के बीच में कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे सर्कल में घूम रहे हैं, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दी? ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसने दी? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आपके पास ये गाड़ी है, और ये गाड़ी आपके पास ऐसे आई, और ये गाड़ी आपके पास ऐसे आई, और इस गाड़ी ने राउंड अबाउट लिया एक टर्न के अराउंड, क्या बोल रहा हूँ, इस गाड़ी ने एक टर्न लिया इस राउंड अबाउट के अराउंड, ठीक है। तो जब आपके पास इस गाड़ी ने एक टर्न लिया एक राउंड अबाउट के अराउंड, तो यहाँ पे अब गाड़ी के टायर और गाड़ी के फर्श के बीच में मौजूद है क्या? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगी क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स क्या दे रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स क्या दे रही? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के लटका दूं और उसे मैं सर्कल में घुमाऊं, तो धागे से बांधने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। तो फिर यहाँ सर्कल में घूमने की वजह से टेंशन मुझे क्या देगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है प्रोटॉन के अराउंड, तो याद रखिएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच की, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें प्रोवाइड करती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके पास मैंने 4 फोर्सेस बताई जो सेंट्रीपिटल फोर्स देती हैं, जो मेरी नॉलेज में है। ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, टेंशन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, और फ्रिक्शन की फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो अभी आपने ये बात सीखी कि आपको कौन कौन सी फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस देती हैं। तो याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद पैदा नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सम अदर फोर्स। इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करेगी। तो अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। जब बेसिक ही नहीं पता तो टॉपिक पढ़ाने का क्या फायदा? बेसिक ही नहीं पता, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पता ही नहीं, टॉपिक पढ़ रहे बैठ के। किसी ने बोला सेंटीमीटर फोर्स क्यों लगाई आपने, अगर आपने बोला सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसका मतलब वो कहेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर वो बोलेगा सर्कुलर पाथ में तो धागा भी मूव करता है, सर्कुलर पाथ में तो गाड़ी भी मूव करती है। फिर आपने ये बोलना होगा, जब जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कोई फोर्स पैदा करेगा, तो उस फोर्स की वजह से आपके पास, अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो लाजमी तौर पे वहाँ पे वो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट करेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन सी पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
प्रोवाइड करती है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, देख सकते हैं आप मैंने टॉपिक की तरफ पढ़ाने में आपको कितना इसकी बैकग्राउंड बनवाई है। अब मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, देखते हैं। ये मेरे पास है सबसे सिंपलेस्ट एटम, हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है प्रोटॉन। 10 बार बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे क्या पाया जाता है, चार्ज। दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने आपके पास सबसे पहले लिखा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पाई जाएगी उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास है दो चार्जेस के बीच में पाई जाने वाली फोर्स। अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज होता है सेम और चार्ज E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज होता है सेम और चार्ज E के बराबर होता है। हम चार्ज का साइन नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो Q1 Q2 हट जाएगा और इनकी जगह E आ जाएगा। Q1 Q2 हट जाएगा और इनकी जगह E आ जाएगा। तो इनकी जगह पे मैंने E लगा दिया क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या होता है, बिल्कुल सेम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे, दोनों पे आ गया E। अब ये बना F इज इक्वल टू के, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स क्या हो गई ऐड, तो ये बना के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बना के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे प्रोवाइड कर रही है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है और यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है और यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 और लिखें यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। लिखें यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करें। जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट किया तो यहाँ पे मेरे पास आया के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब टोटल मैथमेटिक्स चलने वाली है, फिजिक्स कहीं नहीं आने वाली। टोटल मैथमेटिक्स चलने वाली है, फिजिक्स दूर दूर तक कहीं नहीं आने वाली। टोटल मैथमेटिक्स चलने वाली है, फिजिक्स दूर दूर तक कहीं नहीं आने वाली। अब मेरे पास इस आर से आर का स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो ये बना के ई स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पे आया एम बी स्क्वायर। अब इस आर और एम बी स्क्वायर की पोजीशन कर दें इंटरचेंज तो ये बनेगा के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और करके मैं कह सकता हूँ आर बराबर है के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। दर हकीकत मुझे रेडियस की इक्वेशन ही निकालनी थी और ये मेरे पास रेडियस की इक्वेशन आई और रेडियस की इक्वेशन मुझे मिली के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को लेके मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन इस इक्वेशन को लेके मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो रेडियस जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करे और उसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करे, कि मैं सिर्फ आपके पास उसमें ऑर्बिट का नंबर डालूं और मुझे आपके पास उसकी रेडियस का आंसर मिल जाए।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी करके नंबर ऑफ ऑर्बिट लाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मुझे कुछ भी करके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट लाना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे लाएंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे नहीं लाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलरेडी 10 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको हम कल की कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछते हैं, अदरवाइज यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।